साहिबान, इससे पहले आप इस खौफनाक कहानी की 13 किस्तें समाअत फरमा चुके हैं। आइए काले जादू की इस दास्तान की 14वीं किस्त की तरफ बढ़ते हैं। मैं कब यहाँ आया था? होली जली थी जब तुम यहाँ आए थे। ठहरो, बताती हूँ। वो उंगलियों पर हिसाब लगाने लगी, फिर बोली, पूरे 5 महीने हो गए। 5 महीने से मैं यहाँ हूँ, तो और क्या? कहाँ से आया था मैं? अंजनापुर गई थी रमा रानी संख यात्रा को। वहीं तुमको काशोका के मंदिर किनारे धोनी रमाए बैठे देखा। रमा रानी को देखा तो माँ कहकर उनसे लिपट गए। जुमा उस्ताद ने तो लाठी दे मारा होता तुम्हारे सर पर, मगर रमा रानी को अपना रतन याद आ गया। जीता होता तो तुम्हारे बराबर होता। उन्होंने जुमा उस्ताद को रोका। बाद में पता चला कि तुम बावले हो गए हो, और सचमुच तुम थे भी निरे बावले, न खाने का होश न पीने का। रमा रानी को रतन याद ना था तो भला तुम यहाँ लाए जाते, मगर उनके मन में ममता की गंगा बहने लगी थी। वही तो मरा था उनका रतन। मेरा मतलब है अंजनापुर गाड़ी के नीचे आ गया था, और फिर रमा रानी अंजनापुर ही में उसकी अर्थी जला कर आई थी। महीनों बावली रही थी उसके लिए। हालांकि तुम जानते हो रतन जी, इन जगहों पर बेटों से ज़्यादा प्यार नहीं किया जाता, मगर अकेले जो थे रमा रानी के, 3 लड़कियां रमा रानी की बड़ी बहन ओमा रानी की हैं। चच्ची कहती हैं बचपन से। मगर ये सब क्यों पूछे जा रहे हो? मैं तो रमा रानी का रतन नहीं हूँ, मैंने कहा, और मालती हंस पड़ी। बड़ी सादा सी औरत थी। कहने लगी, लो, जब रतन मर ही गया तो तुम भला उनके रतन कैसे हो सकते हो? मगर उन्होंने तुम्हारा नाम रतन ही रख डाला। बड़े प्यार से तुम्हें रत्ना रत्ना कहती बुलाती हैं, और जब से मैं उन्हीं के पास हूँ। मगर मैंने रमा रानी को अपना नाम नहीं बताया था क्या? मालती फिर हंस पड़ी और बोली, बताते कैसे? मुंह से राल बहती थी, हर वक्त नाक बहती रहती थी, खाने पीने का होश नहीं था। महीनों के बाद तो बोले हो, वरना पहले हम तुम्हें गूंगा ही समझते थे। वैसे वैद्य जी के इलाज ने तुम्हें बड़ा फ़ायदा दिया, मगर तुम बावले कैसे हो गए थे रतन जी? मैं ठंडी ठंडी सांसें ले रहा था। जो इंकशाफ मुझ पर हुआ था वो सी हकीकतों को रोशनास करवा रहा था, मगर ये अंदाज़ा नहीं हुआ था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। 5 महीने खो गए थे मेरी ज़िंदगी के पूरे 5 महीने खो गए मुझसे। कैसे? आखिर कैसे? ये क्या चक्कर चलाया था उस खबीस भूरिया चरण ने? इस बार क्या चक्कर चला दिया था? चांद खां साहब को तो वो इस बुजुर्ग के दिए हुए तवीज़ की वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका था, लेकिन रास्ता ज़रूर रोका होगा उसने मेरा, और कामयाब हो गया कमबख्त। खुदा उसे गारत करे। पता नहीं बेचारे चांद खान पर क्या गुजर रही होगी। कहाँ कहाँ मुझे तलाश करते फिर रहे होंगे, मगर मैं पागल कैसे हो गया? बड़ी उलझनें बाकी थी अभी, लेकिन कम से कम ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि मैं किसी रतन का अहम शक्ल नहीं था, बल्कि दिमागी खराबी हो गई थी मेरे अंदर, और भटकता फिर रहा था कि रमा रानी मुझे यहाँ ले आई। मगर मेरी दीवानगी की वजह क्या थी? एक और सवाल मैंने मालती से किया। मालती, तुम्हारे इस शहर का नाम क्या है? अरे, ये भी नहीं याद तुम्हें? बता दो मालती, बहुत सी बातें मुझे याद नहीं है। अब हमें बावला कर दोगे तुम? शक्ति नगर का नाम नहीं जानते तुम? और मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। ये तो वही जगह थी जहां चांद खान रहते थे, शक्ति नगर। ये शक्ति नगर ही है ना? मैंने बेचैनी के अंदाज में मालती से पूछा। बावला करके छोड़ोगे? लो, हम नहीं बैठते तुम्हारे पास, जा रहे हैं। जिसे देखो हमारा मजाक उड़ावे है। वो उठी और बाहर निकल गई। मेरा दिमाग साएं साएं कर रहा था। भोरिया चरण, सिर्फ भोरिया चरण, भला और कौन हो सकते इन वाकयात के पीछे? मगर चांद खां साहिब, अगर ये शक्ति नगर ही है तो फिर मुझे फौरन चांद खान साहिब से मिलना चाहिए, उनकी खबर लेनी चाहिए। बेचारे थक हार कर बैठ गए होंगे, न जाने किस तरह मुझे उनसे अलग कर दिया गया होगा। दिल बेचैन होने लगा। जी तो चाहा उसी वक्त बाहर निकल जाऊं, रास्ते तलाश कर ही लूँगा। वैसे भी शक्ति नगर के इन इलाकों से मैं अजनबी नहीं था जहां चांद खान साहिब रहते थे। बाहर निकलूंगा तो पता चल ही जाएगा। इस दौरान कभी इस तरफ नहीं आना हुआ था, और इस तरफ आने का जवाज़ भी तो मेरे पास कोई नहीं था। रात न जाने किस तरह गुजरी। 12 बजे के बाद इस इलाके में मुकम्मल सन्नाटा छा गया था, और वैसे भी बस यही लम्हात हुआ करते थे यहाँ ज़िंदगी के।
मुझे अब पूरी तरह ये एहसास हो गया था कि बहुत सी बातें मेरी शनासा क्यों हैं, लेकिन ये 5 महीने मेरी निगाहों से ओझल कैसे रहे। रोज़े अव्वल ही मुझे क्यों मालूम ना हो गया कि मैं किसी अजनबी जगह पर आ गया हूँ। मालती कहती थी कि मैं पागल हो गया था। हो सकता है, मगर इन 5 महीनों ने मुझे फ़ायदा भी पहुँचाया था। पुलिस की निगाहों से 5 महीने तक दूर रहा था, और अब शायद मेरी तलाश में इस कदर शिद्दत भी ना रह गई हो। खुदा करे चांद खान साहब मिल जाएं तो एक बार फिर उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मुझे रतौली ले जाएं। वो कमबख्त बोरिया चरण कब तक मेरा रास्ता रोकेगा। रात ही को मैंने अपने दिल में कुछ और फैसले भी किए थे। ये अंदाज़ा तो मुझे हो ही गया था कि मैं 5 महीने तक जहनी अदम तवाज़ुन का शिकार रहा हूँ, और ये वक़्त आलम दीवानगी में गुजरा होगा। लेकिन ये भी बड़ी अच्छी बात थी। रमा रानी ने यह सब कुछ किया था मेरे लिए, बेलौस बेगर्स। वो जो कुछ भी थी, माँ का जज्बा उभरा था उनके दिल में। जानवर तक इस जज्बे में खोट नहीं रखते, वो तो आखिर इंसान थी। चुनाचे अब कोई ऐसी बात नहीं रह गई थी जिससे परहेज करता। अगर मजबूरी ही होती तो कुछ वक्त और यहाँ गुजारा करूँगा, और एक बार फिर खुद को हालात से लड़ने के लिए तैयार करूँगा। हाँ, अगर तकदीर साथ दे और चांद खां बददिल ना हो गए हों तो एक बार फिर उनके साथ बुजुर्ग के मज़ार पर जाने की कोशिश करूँगा। न जाने रात के कौन से हिस्से में मुझे नींद आ गई, मगर सुबह जल्दी जाग गया था, और जागने की वजह वो संगतरा था जो खुली खिड़की के रास्ते अंदर आया था और जोर से मेरे सीने पर पड़ा था। आंख खुली तो चोट का एहसास हुआ। टटोल कर देखा तो संगतरा हाथ लगा। यहाँ तो हर चीज़ से खौफ खाने की आदत पड़ गई थी। संगतरा पकड़े उठ गया। खौफ ज़रा नज़रों से चारों तरफ देखा। खुली खिड़की नज़र आई और कदम उसकी तरफ बढ़ गए। खिड़की के आगे गली थी और गली की दूसरी तरफ एक इमारत, और इमारत में इस जैसी ही खिड़की, और खिड़की में एक सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद चेहरा, घटाओं जैसे बेपना बाल जो न जाने कहाँ तक चले गए थे। उसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए। मुझे ही मुखातब किया गया था और हिंदू तरीके से मुझे ये सलाम किया गया था, मगर मुझे क्यों? उसी वक्त आकब से दरवाज़ा पीटा जाने लगा और मैं उछल पड़ा। दरवाज़ा जिस जोर से पीटा जा रहा था इसमें बड़ा हैजानी अंदाज था। शायद फिर कोई मुसीबत आ गई, फिर कोई नया खेल। सामने वाली लड़की कुछ इशारे कर रही थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आखिर में वहशत ज़दा अंदाज में खिड़की के पास से हट आया और दरवाजे पर पहुंच गया। फिर दरवाज़ा खोल दिया। किशना थी, धुली निखरी किशना। दरवाज़ा क्यों बंद किया था? वो गुर्राई। मैं मुंह खोल कर रह गया। बोलो, दरवाज़ा क्यों बंद किया था? क्या हो गया? मेरे मुंह से खौफज़दा सी आवाज़ निकली। अंधे हैं ना सब? क्यों अंधे हैं? वो मुझे धक्का देकर अंदर घुस आई। बुरी तरह बनाई हुई थी, इधर उधर देख रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो बोली, क्या फेंका था उसने? बताओ, क्या चीज़ निशाना बांध कर फेंकी गई थी? ये मैंने संगतरा सामने कर दिया। संगतरा? उसने मेरे हाथ से छीन लिया। फिर गुर्राई, ये तो होता है सुबह सुबह, यूं जगाया जाता है राजकुमार जी को, और राजकुमार जी अब दरवाज़ा बंद और खिड़की खुली छोड़कर सोते हैं। अरे तुम पागल हो तुम। सारे खेल अच्छी तरह जानते हो और बने हो पागल। मैं बताऊं, पागल चाची है, समझे? पागल हम सब हैं। तुम ठीक हो, बिल्कुल ठीक। मैं मेरे हलक से बमुश्किल निकला। चलो फेंको इसे गली में, मेरे सामने फेंको। वो मुझ पर झपटी और मैं खिड़की की तरफ दौड़ा। मैंने संगतरा गली में फेंक दिया। सामने वाली खिड़की बंद हो चुकी थी। अब वहां कोई नहीं था। किशना मेरे पीछे थी और मैं हौकों की तरह उसका चेहरा देख रहा था। ये सब कुछ इस तराबी अंदाज में ही हुआ था। दरअसल सोकर जागा था, हवास बहाल नहीं थे। फिर जिस ज़हनी बहरान से गुजर रहा था, इसमें कुव्वत इरादी कुछ भी ना रह गई थी। चनाचे किशना ने जो रवैया इख्तियार किया था, इससे मरूब हो गया और इसी कफियत ने मेरी दीवानगी का भरम रख लिया। मगर ये किशना साहबा, इनका अंदाज क्या कह रहा है? वो अब भी शोला बार नजरों से मुझे देख रही थी। क्यों खोली थी तुमने खिड़की?
मैंने नहीं खोली थी, हवा से खुल गई होगी, उसने तंजिया अंदाज में कहा। हाँ शायद। आंखें फोड़ दूंगी तुम्हारी, टेंटवा दबा दूंगी, समझे, उसने गुर्राते हुए लहजे में कहा। रमा रानी अचानक कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। उन्होंने शायद कृष्णा के आखिरी अल्फाज सुन लिए थे। क्या हुआ, क्या बात है कृष्णा? कुछ नहीं, वो झटकेदार लहजे में बोली और पलट कर जाने लगी। रमा रानी ने उसकी आस्तीन पकड़ ली थी। ये तो मुझसे बातें कर रही है, दिमाग में खुश्की हो गई है क्या? वो शिकंता क्या समझती है खुद को? बहुत खूबसूरत है वो, सबको पागल बना सकती है। इस बेचारे पागल के पीछे क्यों पड़ गई है? और ये उसके एक इशारे पर कैसे होश में आ जाता है? उसका इशारा कैसे समझ लेता है? वो संगतरा फेंक कर इसे जगाती है और ये खिड़की पर पहुंचकर उसके दर्शन करता है, पूजा करता है इसकी, और हम के इसे पागल समझे हैं। कृष्णा का लहजा अजीब था। रमा रानी ने खुली खिड़की की तरफ देखा और फिर कृष्णा की तरफ, और फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, पागल तो तुम भी हो कृष्णा, क्या तुम पागल नहीं हो? कृष्णा ने कोई जवाब नहीं दिया। रमा रानी फिर बोली, यह कौन सी जगह है कृष्णा? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, तुम न जाने कहाँ की बातें करने लगी हो। यहाँ जो कुछ भी होता है इसमें ये कोई मायूब बात नहीं है। मना कर सकते हैं हम किसी को, लोग हम पर हंसेंगे नहीं। जो कुछ वो कहेंगे उसका अंदाजा है तुम्हें? वो और बात है चाची, पर ये हमारा रत्ना है। ये हमारा कहाँ है कृष्णा? ये हमारा तो नहीं है। त्रिवेदी जी की बात भूल गई, कहते थे अपना माजी भूल गया है, इसे माजी याद आया तो हमें भूल जाएगा। रोक सकोगी इसे? रह सकेगा इस अजनबी माहौल में? और इसे तुम शिकंजों में जकड़ना चाहती हो। ये ना हमारा है ना शकुंता का, और फिर क्यों दूसरों से लड़ती हो? जाओ कृष्णा, होश से काम करो, मेहमानों से आती ऐसी बातें नहीं करते। कृष्णा ने कुछ कहना चाहा मगर कह न सकी। एक लम्हे रुकी, मुझे घूरा और फिर बाहर निकल गई। रमा रानी खामोशी से खड़ी मुझे देखती रही। उनके चेहरे पर गम के तासरात नजर आ रहे थे, मगर वो आगे बढ़कर मेरे सामने आ गई। क्यों रत्ना, ठीक कहा ना मैंने? तू ठीक हो जाएगा, चला जाएगा यहाँ से। ठीक हुआ तो सोचेगा कैसी बुरी जगह आ गया था, मगर मैं तुझे और कहाँ ले जाती रे। माँ कहकर लिपट गया था तू मुझसे। अरे बावले, अम्मा कहकर तू किसी पत्थर की मूर्ति से भी लिपट जाता तो उसकी छाती धड़क उठती। मैं तो गोश्त पोस्त की बनी हुई, क्या करती उस समय? तेरे साथ दीवानी हो गई थी। मगर ये जगह गलत है, हम वो नहीं जो दूसरे होते हैं। मैं क्या करूं? हम तो वो होते हैं जो पैदा होते ही बुरे कहलाते हैं। हमें माँ कहना गुनाह है, गुनाह बन जाता है कहने वाले के लिए। डाकू के घर डाकू पैदा हो जाए शरीफ बन सकता है, मगर यहाँ तुझे जो ही होश आया यहाँ से चला जाएगा। तमाशबीन बनकर तो यहाँ हर कोई आ सकता है, बेटा या भाई बनकर यहाँ कोई नहीं आ सकता। मैं सख्ते के आलम में खड़ा था। ये अल्फाज मेरे दिल को छू रहे थे। कितना कर्ब था इनमें, कितनी अनोखी सच्चाई थी। धत तेरे की, बावलों के साथ मैं भी बावली बन गई। चल मुंह धो, नाश्ता कर ले। मालती, अरियो मालती, रत्ना जाग गया है, चल नाश्ता बना इसके लिए। जा रत्ना, मुंह धो ले। रमा रानी बाहर निकल गई। मैं ठंडी आह भरकर कमरे से बाहर निकल आया और गुस्ल खाने की तरफ चल पड़ा। नाश्ता बड़ी बेदिली से किया था। मेरा दिमाग बुरी तरह उलझा हुआ था। रमा रानी के अल्फाज ने दुखी कर दिया था। कभी ख्वाब में भी इस माहौल को नहीं देखा था। इब्तिदा में दूसरे बुरे रास्ते इख्तियार किए थे, यानी रेस, सट्टा और जुआ वगैरह, लेकिन शनासाओं में भी कोई इन रास्तों का राही नहीं था। अलबत्ता अगर इन नाचने गाने वालियों के बारे में सुना था तो बहुत बुरे अंदाज में, लेकिन उनकी भी एक जिंदगी होती है। जवाब मेरी निगाहों के, जो अब मेरी निगाहों के सामने थी। मैं तो खुद ही अपना नहीं रहा हूँ, किसी और का कहाँ हो सकता हूँ। मगर ये शिकंता कौन है? कैसी अजीब बात थी। अंदाज ऐसा था जैसे मेरी उससे शनासाई रही हो। नामुमकिन तो नहीं था,
पूरे 5 महीने का मामला था। किस किस से क्या राब्ते थे कौन जानता था। चांद खां से मिलने के लिए दिल बेताब था। वो मिल जाएं तो कुछ हिम्मत बंधे, पता तो चलेगी क्या हुआ था। ये तो आसानी से समझा जा सकता था कि बोरिया चरण ने रतौली जाने का रास्ता रोक दिया था, मगर कैसे? लिबास तब्दील कर लिया था, बज़ाहिर कोई पाबंदी भी नहीं थी कहीं बाहर आने जाने की। जेब में 40 रुपये पड़े हुए थे, नीचे उतरा और चल पड़ा। शक्तिपुर से ज़्यादा वाकफियत तो नहीं थी, मगर चांद खां के महल्ले का नाम मालूम था। टांगे चलते थे, एक तांगे वाले ने मुझे वहाँ उतार दिया। दिल धड़क रहा था, पैरों में लर्जिश थी, और उस वक़्त दिल को धचका सा लगा जब चांद खां के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका देखा। गुमसुम खड़ा देखता रह गया। हो सकता है सब लोग कहीं गए हों। कुछ फासले पर एक परचून की दुकान थी, एक बुजुर्ग वहाँ बैठते थे। पहले भी उन्हें दूर से देखा था। उनके करीब पहुंचकर उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने जवाब दिया। वो सामने वाले मकान में चांद खां रहते थे? मैंने इशारा करके कहा। हाँ, कहीं गए हुए हैं क्या चांद खां? बुजुर्ग हैरत से बोले। जी, वो तो खुलदा शियानी हो गई अजीजी। कहीं बाहर से आए हो? बुजुर्ग ने कहा। क्या बताऊं, कैसा समात शिकन धमाका हुआ था दिलो दिमाग में। बुजुर्ग का जवाब समझ में नहीं आ रहा था, या मैं समझकर भी समझना नहीं चाहता था। हिम्मत करके दोबारा कहा। क्या फरमाया आपने? आओ मियाँ बैठो, कहीं बाहर से आए हो अजीज हो उनके? क्या फरमाया आपने? आओ मियाँ बैठो, कहीं बाहर से आए हो अजीज हो उनके? क्या हुआ उन्हें? मैं समझा नहीं। जन्नत नशीन हो गए वो तो, महल्ले की अजमत थे। बाखुदा पेशा बुरा पाया था, मगर महल्ले की नाक थे। दरवेश सिफ्त अमीरों की जेब तराश कर गरीबों की ज़रूरतें पूरी किया करते थे। किसी की तकलीफ नहीं देख सकते थे। आधी रात को पहुंच जाओ चांद खां दरवाजे पर, दामे दरमे कदमे सुखने हाजिर हैं। मजाल है किसी ज़रूरतमंद को इंतकाल हो गया उनका? मैंने लरसती हुई आवाज़ में पूछा। बुजुर्ग बहुत बातूनी मालूम होते थे। हाँ मियाँ, अरसा हुआ रेल का हादसा हुआ था। 70 अफराद हलाक हुए थे और बेशुमार जख्मी। खुदा जाने इनमें से कौन कौन रेल के हादसे में हलाक हो गए थे। हाँ अजीज, मगर कई माह हो गए इस बात को। तुम कहीं मुल्क से बाहर गए हुए थे? हादसा कहाँ हुआ था? अंजनापुर जंक्शन से कोई 6 कोस पीछे। सुना है क़यामत खेज हादसा था। सुना है रेल के डब्बे। इससे आगे बुजुर्ग ने क्या क्या कहा समझ में नहीं आया। बहुत कुछ याद आ रहा था। वही वक्त था, बिल्कुल वही वक्त था। उस रात उन्होंने मुझे सुला दिया था। मैं सो गया था, फिर सूरज चमका था, कुछ शोर सुना था मैंने, और उसके बाद मेरे 5 माह गुम हो गए थे। रामा रानी ने मुझे अंजनापुर में ही पाया था। यही बताया था मालती ने। हालात समझ में आ रहे थे। हादसे ने मेरा दिमाग उल्ट दिया होगा, और चूंकि मेरा कोई वारस तो था नहीं, इसलिए ना जाने कहाँ कहाँ मारा फिरा होगा। और फिर रमा रानी, मोहतरम खान साहब के कुछ और साथी भी तो यहाँ रहते थे। मैंने अपनी बर्राई हुई आवाज़ पर काबू पाकर कहा। हाँ, बहुत से थे, बहुत सारे थे, मगर जब बादशाह ही ना रहा, रईयत क्या रहती, जिसका जिधर मुंह उठा चला गया। अब तो ताला पड़ा है, कोई 4 महीने से कोई आता ही नहीं इधर। बुजुर्ग ने जवाब दिया। मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। चांद खान साहब के बारे में तो अंदाजा हो गया था कि वो बेचारे मेरी ही वजह से मौत की नींद जा सोए। जलील बोरिया चरण इस तावीज़ की मौजूदगी में खान साहब को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, लेकिन रेल का हादसा बिला वजह ही तो नहीं हुआ होगा। ज़रूर इसमें भी कोई चाल होगी। कितने लोग मारे गए मेरी वजह से। इन सब का खून मेरी गर्दन पर ही तो है। अगर मैं बुरे रस्तों का इंतखाब न करता, अगर मैं गलाजत की तलाश में कदम आगे न बढ़ाता, जिंदगी को इसके अंदाज में गुजारने की कोशिश करता जैसे इस दुनिया में रहने वाले नेक नाम लोग गुजारते हैं, तो आखिर ये सब कुछ क्यों होता? बड़ा गुनाहगार था मैं, न जाने किस किस का कातिल। अपने हाथों से भी तो मैंने कत्ल किए थे।
براہ راست میرے ہاتھوں میں مارے گئے تھے۔ گناہوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی، نہ جانے آگے کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ خان صاحب کے کسی ساتھی کا پتہ چل جاتا تو کم از کم اس سے رتولی کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا۔ ان صاحب کا نام مجھے یاد نہیں رہا تھا جن صاحب کے پاس خان صاحب مجھے لے جا رہے تھے۔ کاش اس وقت توجہ ہی دے لیتا، خان صاحب سے وہ تمام تفصیلات پوچھ لیتا تو کم از کم کوئی صحیح اندازہ ہی ہو جاتا۔ یہی غنیمت تھا کہ رتولی کا نام معلوم تھا، وہاں جانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن خان صاحب کے بغیر کیا کروں گا؟ کیا کہوں گا کسی سے؟ کسے تلاش کروں گا؟ کیا یہ سب ممکن ہے؟ کیا یہ سب ممکن ہے؟ پھر دل میں ایک خیال ابھرا، خان صاحب کے گھر کا جائزہ تو لیا جائے، ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسی نشاندہی ہو جائے جس سے کچھ اور تفصیلات معلوم ہوں۔ یہ خیال اچانک ہی دل میں پیدا ہوا تھا اور اتنی شدت اختیار کر گیا کہ دل بے اختیار خان صاحب کے مکان میں داخل ہونے کو چاہنے لگا۔ وہاں سے ہٹا تو بزرگ بولے، ارے نہیں میاں، ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ گنے کا رس منگواتا ہوں تمہارے لیے، 2 گلاس پیو، دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بڑی بری خبر سنائی ہے ہم نے تمہیں، لیکن تعجب ہے 5.5 مہینے ہو گئے اس واقعہ کو، تو تم نے خبر ہی نہ لی ان کی۔ آخر ان سے تمہارا رشتہ کیا تھا؟ ان بطونی بزرگ کو بڑی مشکل سے ٹالا، گنے کے رس سے معذرت کی، جھوٹ بولنا پڑا تھا اس سلسلے میں۔ انہوں نے چائے کی پیشکش بھی کر دی، لیکن بس جان چھڑا کر وہاں سے ہٹا تھا۔ دل پر ایک بار پھر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ احساس دل سے دور نہیں ہو رہا تھا کہ چاند خان جیسا مخلص آدمی میری وجہ سے ہلاکت کا شکار ہو گیا۔